नमस्कार। IITI की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है उसको हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने देखा कि जो हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं और कैसे हम ट्रांसमिट करेंगे। तो उनमें जो मटेरियल यूज होता है, तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सप्लाई को या ट्रांसमिट करने या डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी चीज़ें लगती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि पोल क्या होते हैं, पोलों के बारे में जाना, इंसुलेटर क्या होते थे उनके बारे में जाना था, और जो हमारे कंडक्टर हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में अब पढ़ेंगे। जो हमारे कंडक्टर होते हैं, आज की तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारा कंडक्टर क्या होता है। शक्ति प्रणाली में विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम से ले जाया जाता है वो कहलाता है चालक। जैसे कि हम कोई भी अगर मटेरियल, हम किसी भी सिस्टम को, अगर हमारा एक वायर है, ये वायर है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो माध्यम उपयोग करेंगे, जैसे ये यहाँ से वायर हमने लगाया, अगर इलेक्ट्रॉन अपने से यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएंगे तो जिस माध्यम से होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे वो कहलाते हैं चालक। तो कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। तो अब कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और कैडमियम हो गया, स्टील रेनफोर्स हो गया, और GI हो गया। ये कंडक्टिंग मटेरियल में आते हैं। तो हम इनमें कैसे हम उपयोग कर सकते हैं तो इनके बारे में देखते हैं। तो जो हमारे कंडक्टर होते हैं ये ओवरहेड लाइनों में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग किए जाने वाले चालक होते हैं जो ओवरहेड लाइनों के लिए काम करते हैं। तो ओवरहेड लाइनों में जो हम काम लगाते हैं तो वो कंडक्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा कॉपर कंडक्टर होता है वो होता क्या है। तो तांबे के सिरों ओवरहेड लाइनों में एक आदर्श पदार्थ माना जाता है, जिसका मुख्य कारण इसकी उच्च विद्युत चालकता और उच्च तान्यता सामर्थ्य होती है। इसकी उच्च कीमत एवं कम उपलब्धता के कारण इसके स्थान पर हम एल्युमिनियम तार का प्रयोग करते हैं। जो हमारे कॉपर वायर होते हैं उनका हम प्रयोग इसलिए ओवरहेड लाइनों में करते हैं कि जैसे कि हमारा जो चालक और कंडक्टिंग मटेरियल चालकता जो होती है वो अत्यधिक होती है। जब चालकता अधिक होगी, रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी और हमारे लॉसेस कम होंगे। और जो हमारे कीमत होती है, उच्च कीमत और कम उपलब्धता होती है, इसकी जो कीमत होगी वो उच्च रखी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम वायरों का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरे होते हैं एल्युमिनियम वायर। एल्युमिनियम वायर क्या होते हैं, ये चालक सामान्यतः तांबे के चालकों की तुलना में कम सामर्थ्य होती है। तांबे के चालकों की अपेक्षा ये इनकी चालकता 60% होती है। मतलब अगर वो जो होगा, तो अगर जो हमारा कॉपर होगा वो 100% पे कंडक्टिव मटेरियल देगा, तो वो 40% थोड़ा कम देता है। तो कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिविटी कम होने के कारण इसमें क्या होती है, 60% कम हो जाती है। जो कंडक्टिविटी होगी वो 60% कम हो जाएगी। ये हल्का और टिकाऊ होता है, इसमें ज़्यादा हैवी नहीं होता। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहता है और कम दामों में भी मिल जाता है। फिर जो हमारा होता है कैडमियम कॉपर कंडक्टर। कैडमियम कॉपर कंडक्टर, इसमें क्या होता है, यदि तांबे में से 1 से 2% कैडमियम मिला दिया जाए तो उसकी तानन सामर्थ्य 50% वृद्धि हो जाती है। इसकी लागत उच्च होती है। इनका उपयोग कम विस्तार वाली लाइनों में किया जाता है। मतलब अगर हमें ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, कैडमियम कॉपर कंडक्टर वायर का प्रयोग करेंगे। जो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी तांबे में 1 से 2% क्या करते हैं कि हम अगर कैडमियम मटेरियल होता है उसको अगर मिला दिया जाता है तो क्या करते था, उसमें उसकी जो तान्यता सामर्थ्य है उसमें 50% की वृद्धि कर देता है। जब 50% की वृद्धि कर देगा तो उसकी जो मजबूती होगी वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब जो
तथा शुद्ध तांबे की तुलना में चालकता से 15% कम हो जाती है। जो शुद्ध चालक की तुलना में चालकता होती है वो क्या होती है, 15% कम हो जाती है। अगर इसकी क्या होती है, तो वो तान्यता तो बढ़ रही है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसकी लागत क्या होता है, उच्च होती है। और ये उस जगह प्रयोग करते हैं जहाँ कम विस्तार, हमें कम जगह पर ट्रांसमिट कराना हो इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट कंडक्टिंग मटेरियल है वो होता है स्टील रेनफोर्स एल्युमिनियम कंडक्टर, SRAC, स्टील रेनफोर्स एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम चालकों की जो तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम गैल्वेनाइज आयरन या GI का कोर चारों ओर एल्युमिनियम पर लपेट दिया जाता है। तो क्या करते हैं कि हम जो एल्युमिनियम के वायर होंगे उनकी तान्यता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक कॉपर वायर जो एल्युमिनियम कंडक्टर होंगे उसके चारों ओर, जैसे कि हमारा ये जो वायर है GI है, इसके हम चारों ओर क्या करते हैं, इसकी तरह चारों ओर हम क्या करेंगे, इसमें हम जो एल्युमिनियम वायर है उसको लपेट देते हैं। तो उसकी जो एल्युमिनियम वायर की सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है किसी भी तन्यता खिंचाव के कारण ये टूटता नहीं है। जो हमारे हेड लाइनों, ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं वो कुछ इसी तरह GI स्टील कंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। स्टील रेनफोर्स एल्युमिनियम कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता है। फिर जो होते हैं गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं GI के होते हैं, इनका उपयोग कम दूरी पर शक्ति के संचरण हेतु किया जाता है। इनका उपयोग संचरण लाइन के तारों व गार्ड तारों के रूप में किया जाता है। जो हमारी GI व गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर होगा, इनका प्रयोग हम कम दूरी पर और कम शक्ति संचरण, मतलब लो ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और जो संचरण लाइन होगी, इसके गार्ड तार जो होंगे उनके लिए भी उपयोग किया जाता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं उन कंडक्टर के चालक के अकॉर्डिंग जो वायर प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में, वो कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इसमें विद्युत प्रेषण या वितरण लाइन के अचालक आवरण रहित जो बियर वायर प्रयोग लाए जाते हैं, मतलब बिना आवरण रहित वाला, ये तार प्रायः कई तारों को ऐड कर बनाए जाते हैं। तार का व्यास और उस विद्यमान तारों की संख्या जो होती है उसमें बहने वाली धारा क्षमता के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल कम व्यास वाला वायर लेते हैं, समथिंग इसका व्यास जो है 5 mm है, और इसमें से हम 10 एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो कंडक्टर होगा, अगर हमें ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल को लपेटना पड़ेगा एक साथ। जब हम ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल को लपेटेंगे तो इसमें से हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इसकी मोटाई ज़्यादा हो गई। व्यास इसका कितना हो गया, अब लगभग 1 सेंटीमीटर हो गया या 10 mm हो गया। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 50 एम्पियर की धारा को आसानी से फ्लो करा सकते हैं। तो जो हमारी बहने वाली धारा होगी उस तारों की संख्या और उसके व्यास पर विद्यमान होती है। तो जो जितना हमें अधिक करंट को फ्लो कराना है उतने मोटे वायर चाहिए, और जितने कम करंट को फ्लो कराना है और वोल्टेज को बढ़ा के रखना है तो उतने कम पतले वायर चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जो वायर होते हैं, अगर 10 mm के वायर हैं उसमें से हम 66 kVA की सप्लाई को फ्लो कराते हैं, जबकि उसके करंट के मान को कम रखा जाता है। जब करंट के मान को कम रखेंगे तो उसमें से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। तो ये होते हैं वायर। अब वायर क्या होते हैं कि एक तो सिंगल वेयर कॉपर होता है, दूसरा ACSR होता है, फिर CCSR होता है। इतने टाइप के वायर पाए होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल वेयर कॉपर वायर क्या होता है। जो सिंगल वेयर कॉपर वायर होता है इसका व्यास 8 SWG से 6 SWG तक होता है। इसका प्रयोग 2 किलोवाट लोड में सिंगल फेज 240 वोल्ट सप्लाई का संयोजन किया जाता है। तो जो हमारा एक सिंगल वायर होगा वो उसका साइज अगर
6 से 8 SWG के नंबर की हैं तो उसमें हम 2 किलो वाट तक का लोड दे सकते हैं, जबकि सिंगल फेज सप्लाई और 240 वोल्ट। इसका 1.5 का मतलब होता है सिंगल फेज। ये फेज का इंडिकेशन है। अगर हम फेज होता है तो हम इस तरह इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा होता है कि हम 240 वोल्ट जो सिंगल फेज सप्लाई है 2 किलो लोड के लिए हम जो वायर प्रयोग करेंगे 6 से 8 SWG का वायर होना चाहिए। फिर होता है ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। पूरा ACSR का पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर कहलाता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। यह एक स्टील का तार के साथ कई एल्युमिनियम के तारों को ऐड कर तैयार किया जाता है। एल्युमिनियम तारों के साथ साथ स्टील का तार लगाने से इसकी मजबूती जो होती है 10 गुना बढ़ जाती है। इसका उपयोग सभी वोल्टेज की सीमा वाली लाइनों में किया जाता है। जो ACSR होता है, हम देखते हैं कि ACSR जो ओवरहेड लाइनों में 11 kV अगर हमें ट्रांसमिट कराना है या डिस्ट्रीब्यूट कराना है डिस्ट्रीब्यूट कराना है, अगर 66 kV की लाइनों को ट्रांसमिट कराना है, उससे ज़्यादा की लाइनों को ट्रांसमिट कराना है तो हम ACSR वायर का प्रयोग करते हैं। ACSR वायर में क्या होता है, जो एल्युमिनियम एक स्टील वायर होगा, जो स्टील वायर बीच में होगा कोर, और एल्युमिनियम के वायर इस तरह चारों ओर लपेटे होंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि कितने भी सीमा की वोल्टेज को एक साथ फ्लो कराते हैं। ये जो स्टील का वायर डालने से ये होता है कि इसके जो खिंचाव होता है, सामर्थ्य होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वायर होता है वो हाई वोल्टेज फ्लो होने कर उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खर्च होने लगते हैं। जब खर्च होते हैं तो थोड़ा पिघलता है। जब पिघलेगा तो क्या होगा, अगर एल्युमिनियम बस होगा तो गल के गिर जाएगा, अगर स्टील भी होगा तो वो थोड़ी मजबूती बना के रखेगा। और ठंडियों के दिनों में क्या होता है, वही चीज़ एकदम अकड़ जाती है, मतलब ना इधर जाती ना उधर। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो भी क्या होता है, अगर हमें काम कराना है तो उसमें से भी अगर अकड़ जाएंगे तो कुछ होगा, थोड़ा भी मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो इसके लिए भी हमारा क्या होता है, वायर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ये होता है। फिर होता है CCSR, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। ये क्या होता है, इसमें एल्युमिनियम के स्थान पर तांबे का प्रयोग किया जाता है और तन्यता सामर्थ्य अधिक होती है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। जो हमने देखा कि जो रेलवे में होता है तो इसमें क्या करते हैं, जो तांबे के वायर हो ही प्रयोग करते हैं। जो ट्रेन को चलाने के लिए क्या होता है, इसमें तन्यता सामर्थ्य अधिक होती है, क्योंकि उसका जो स्टड होता है जो ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे होता है, वो एकदम टच होता है स्टड। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वायर होता है वो कॉपर का वायर प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है, उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है। अगर मान लो हमारी एल्युमिनियम में वोल्टेज ड्रॉप 10 हो रहा है तो उसमें कॉपर वायर में वोल्टेज ड्रॉप 5 ही होता है, मतलब आधे का फर्क आता है। फिर जो नेक्स्ट था कि वो स्टे रॉड या स्टे वायर क्या कहलाता है। इसमें देखते हैं कि किसी ओवरहेड लाइन के अंतिम खंभे और अंतिम मोड़ वाले खंभों में ऐसे खंभे जिस स्थान पर लाइन के समकोण पर भी लाइन जोड़ी गई हो, इसके खिंचाव के संतुलन के लिए हम स्टे रॉड या स्टे वायर का प्रयोग किया जाता है। जो हमने देखा है, जो हमारे घरों में LT लाइनें होती हैं, लो ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं, ST होती हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अंतिम खंभे हों या जहाँ से हमें मोड़ना हो या उसके खिंचाव इधर उधर झुक रहा हो, तो उसके खिंचाव के बैलेंस के बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक स्टे वायर लगा देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें जो सप्लाई LT लाइनें आ रही हैं, यहाँ पास क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो ये पोल जो है इधर ना झुक जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, इधर से स्टे रॉड लगा दिया है। ये अगर पर्याप्त जगह है तो वहाँ के लिए है। यहाँ हमने एक क्लैंप लगाया है जो क्या करता है, इन दोनों के खिंचाव को हम कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टे वायर होता है जिसका व्यास लगभग 7 से 8 SWG का होता है। GI तारों को ऐड कर बनाया जाता है। ये स्टे टाइप इंसुलेटर होगा। हमने पिछले पढ़ा है कि जो स्टे इंसुलेटर होता है वो क्या करते हैं, स्टे वायर को इधर से उधर से जोड़ने मजबूती तो बनाए रखता है, लेकिन इन दोनों परतों को एक साथ जोड़ता नहीं है, इंसुलेट करता है कि कभी अगर इन वायरों को इनमें टच हो गया तो यहाँ सप्लाई नीचे नहीं आए।
क्योंकि क्या होता है कि जो हम आसानी से इनको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं जल्दी जाके, तो ये इन चीज़ों से बचाता है। जो अर्थिंग वायर होता है इसके अंदर से ले जाकर हम क्या करते हैं, ज़मीन पर ग्राउंड कर देते हैं। इन तीनों को अगर आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और ले जाके यहाँ पास ग्राउंड कर देंगे, वो अर्थ वायर कहलाता है। फिर दूसरे टाइप की जो अर्थिंग होती है, यहाँ से इस चीज़ों को मोड़ कर ले जाया गया है या कम इस तरह इधर दीवार है, तो हम क्या करते हैं, क्लैंप लगा देते हैं, स्टे रोड लगाते हैं, स्टे टाइप वायर लगाते हैं और इंसुलेटर को ले आके यहाँ इस तरह जोड़ दिया जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गार्ड करना, सुरक्षित करना। इसमें क्या होता है, किसी भी सिरों पर लाइन को आंधी, तूफान, धूसल या दुर्घटना से लाइन का के तार का टूट जाने की संभावना रहती है। यदि टूटा हुआ तार किसी जीव या पर स्पर्श हो जाए तो वो गंभीर रूप से विद्युत झटका दे सकता है, जिससे उसका जीवन समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उस वायर को गार्ड कर देते हैं। और जो गार्ड लाइन होती है उसको भूमि से अर्थ कर दिया जाता है। जो भारतीय नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 88 के अनुसार सभी प्रकार की सिरे लाइनों को भली भांति प्रकार से अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। और गार्ड की तन्यता सामर्थ्य जो होती है, मतलब उसको कितना भार सह सके, तो वो 635 किलोग्राम तक का भार से अधिक नहीं होना चाहिए। उतने तक की भार वो आसानी से सह सकता है। तो जो हम निम्न जगहों पर प्रयोग करते हैं, जैसे हमने देखा कि जो रेलवे लाइन, नदी, नहर, टेलीफोन लाइनें को आर पार जब करती हैं तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, गार्डिंग कर देते हैं, मतलब गार्ड वायर लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के वोल्टेज लाइन अगर एक दूसरे से ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे समथिंग यहाँ से दूसरी वायर जा रही है, यहाँ से नीचे से होकर दूसरी वायर जा रही है, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, इन दोनों को गार्ड कर देते हैं, जिससे कि कभी भी अगर ये तार टूटता है तो उस गार्ड वायर पे गिरे, ना कि इस पर गिरे। जब इस नीचे वाली लाइन पे गिर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और गंभीर रूप से झटका महसूस होगा। फिर जो टाइप ऑफ गार्डनिंग है तो कितने टाइप की होती है, मोस्टली 4 या 5 टाइप की होती हैं। पहला होता है कैंडल गार्डनिंग, केज गार्डनिंग, बेड गार्डनिंग, वीड गार्डनिंग और ट्रॉली गार्डनिंग। तो जो हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सामान्यतः कैंडल गार्डनिंग और केज गार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। केज गार्डनिंग में क्या करता है, ऊर्ध्वाधर प्रकार की लाइनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये केज गार्डनिंग हो गया। जो कैंडल गार्डनिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो बाकी बची हुई लाइनें हैं उनको हम रेलवे लाइन, टेलीफोन, विभिन्न प्रकार की वोल्टेज लाइनों को आर पार जब करते हैं वहाँ पास हम इसका प्रयोग किया जाता है। फिर जो हमारा नट क्लैंप होता है, वो क्लैंप हमने तो पोल खड़ा कर दिए, वायर लगा दिया, गार्ड कर दिया। अब क्लैंप की ज़रूरत है, नट बोल्ट और क्लैंप चाहिए। तो विद्युत लाइनों सिरों पर लाइन में विद्युत तारों के खंभों पर लगे इंसुलेटर के साथ कसने के लिए एक क्रॉस आर्म से संयोजित किया जाता है, जिसे नट बोल्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे कस देते हैं। जो क्रॉस आर्म क्या होता है, इस डायग्राम में जहाँ ये वाला पार्ट जो होता है ये क्रॉस आर्म कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाएगा क्रॉस आर्म। क्या करते हैं, हम इसको नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं, ये इंसुलेटरों को फिट कर दिया जाता है। ये कहलाता है क्रॉस आर्म। अब देखते हैं जो हमारी लाइनें हैं उनको हमें कितना डाउन पर रखना चाहिए। डाउन का मतलब हमने देखा है कि जो हमारे वायर होते हैं वो एकदम स्ट्रेट नहीं होते। जैसे कि हमारा ये एक खंभा, ये दूसरा खंभा है, इन लाइनों को हम सीधा ऐसे नहीं जोड़ते। इनमें क्या होता है, थोड़ा झुकाव देकर हम जोड़ते, जैसे ये वाली ऐसे जोड़ेंगे लाइनों को। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइनें होती हैं हमारी इसी तरह जुड़ी होती, ना कि इस तरह। अब इसको रखने का कारण क्या है वो देखते हैं। सग इन ओवरहेड लाइन, मतलब सिरों पर लाइनों को कितना हमें ढील देना है। तो देखते हैं क्यों देते हैं। वातावरण में होने वाले तापमान परिवर्तनों के प्रभाव सिरों पर लाइन तारों पर भी पड़ता है। जो हम जैसे कि उसमें गर्मी, बरसात और ठंड के मौसम में उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तापमान वृद्धि के कारण तारों की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वहीं अगर तापमान कम होता है तो तारों की लंबाई क्या होती है, थोड़ा कुछ अंतर पर घट जाता है। जब वो लाइनें तारों का लंबाई घटने बढ़ने, तो अगर हम इस तरह का वायर करेंगे तो या तो ये ज़्यादा लूमिंग हो जाएगा, ठंडी के दिनों में टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। अगर इस तरह हम करते हैं तो गर्मियों के दिनों में लूमिंग हो सकता है और ठंडियों के दिनों में थोड़ा टाइट हो सकता है, उससे हमें कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो हमारे दो पोल हैं, ये एक पोल और ये एक पोल, इन दोनों के बीच में हमने कुछ इस अंतर रखा है, जो क्या करता है, ठंडियों के दिनों में क्या होगा, इस तरह वायर पहुंच जाए, गर्मियों के दिनों में इस तरह हो जाएगी। ये दोनों पोल हैं। तो आप जो इनको कितना हमें ढील रखना है, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। प्रति मीटर तार का भार कितना है, अगर 1 मीटर में कितना भार है, उस मीटर्स के खंभों का स्पैन कितना है, स्पैन का स्क्वायर मतलब इन दोनों खंभों पोलों के बीच की दूरी कितनी है, गुणे बटे 8, और तार का तनन बल क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यदि किसी एक सिरों पर लाइन में दो खंभों के बीच का स्पैन 60 मीटर और लाइन में प्रयुक्त तार का भार जो है इतने किलोग्राम पर किलोमीटर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को मीटर, किलोग्राम पर मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो तो जो तारों का तनन बल है 300 किलो है, उसमें कितनी हमें ढील देनी है, तो वो हम दिखाते हैं कि कितनी हमें ढील देना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा स्पैन है वो कितना है, 60 मीटर का है। जो तार का भार है वो 150 केजी पर किलोमीटर है, तो इसको हम बदल लेंगे, तो 150 केजी बटे 1000, तो ये हो जाएगा किसमें, मीटर में। किलोग्राम ये मीटर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस तरह हो गया। अब जो हमारा एक चीज़ और क्या है, इसमें तनन बल दिया है। तनन बल हमारा कितना है, 300 किलोग्राम है, केजी। अब जो हमारा फॉर्मूला है ये, तो हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, पहले रखेंगे जो हमारा पहला क्या है, प्रति मीटर तार का भार कितना है, तार का भार हमारा प्रति मीटर है 150 बटे 1000 गुणे, फिर क्या रखना है, मीटरों के द्वारा खंभों का स्पैन कितना है, खंभों का स्पैन हमने कितना निकाला था, 60 गुणे 60 वर्ग है तो इसे लिख सकते हैं, फिर गुणे 8 है तो 8। अब जो हमारा तानन बल है, तनन बल कितना है, 300 केजी है, तो इसको रखेंगे। अब देखते हैं 1 0 2, ये 1 2 3 0 कट गए। अब कितना बचा, 15 गुणे 6 गुणे 6 8 गुणे 3 100। तो अब काट सकते हैं, 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 200 100 बचा। अब 15 गुणे 3 बटे 8 इंटू 100, जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाता है 0.225 मीटर। मतलब हमें ये जो पोल है यहाँ से इसकी दूरी कितनी रखनी है, 0.2225 रखनी है। इतना हमें इस मीटर के खंभों पर झुकाव रखना है। अब जो हमारे वायर होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कुछ के लिए क्या करते हैं कि हम उनमें जो कितना हमें क्या करना चाहिए, कितना हमें हाइट रखनी चाहिए, कितनी ऊंचाई रखनी चाहिए, उसको देखते हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रिलेटेड ओवरहेड लाइन, मतलब कितना हमें भारतीय संबंधी नियम के अकॉर्डिंग कितने उसमें क्या हाइट कितनी रखनी, कितनी दूरी होनी चाहिए, वो देखते हैं। भारतीय संबंधी नियम के अकॉर्डिंग, नियम 77 के अकॉर्डिंग, सिरों पर लाइन में सबसे निचला तार चालक तार को भूतल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर कोई भी लाइन सड़क पार करती है तो ओवरहेड लाइन में है, निम्न वोल्टेज है 650 वोल्ट 19 फीट या 5 मीटर रखनी चाहिए। उच्च वोल्ट है 11 केवी है तो 20 मीटर रखनी चाहिए, 6.6 मीटर होनी चाहिए। अगर वही सड़क के साथ साथ स्थापित सिरों पर लाइन है तो उसको कितनी हाइट रखनी चाहिए। अगर वो निम्न मध्यम वोल्टेज का है, मध्यम वोल्टेज मतलब 440 वोल्ट या 650 वोल्ट का है, तो 5.48 मीटर या 18 फीट रखनी चाहिए। वही उच्चतम वोल्ट के लिए 19 फीट या 5.7 मीटर रखना चाहिए। उपरोक्त रिक्त स्थानों पर, अगर हमें रिक्त स्थान है जहाँ हमें क्या कर रहे हैं, कहाँ कोई भी ना सड़क है ना किसी भी सड़क को पार करें, वहाँ कितना रखना चाहिए। अगर 11 kV है, बियर वायर है मतलब बिना आवरण रहित वाला है, तो 15 फीट की हाइट होनी चाहिए, 4.572 मीटर होनी चाहिए। अगर वहीं 11 kV का अचालक आवरण है तो उसमें हमें कितनी हाइट रखनी है, 13 फीट रखनी चाहिए, 3.96 मीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर 11,000 वोल्ट से अधिक की लाइन है तो उसमें 17 फीट की हाइट होनी चाहिए, जिसमें 5.1 मीटर की
वो मीटर में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लाइनें हैं 33 kV हो गया, 33 kV से अधिक हो गया हुआ कुछ अंश हो गया 33 kV का, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइनें हैं तो 5.1 मीटर होनी चाहिए या 17 फीट होनी चाहिए, या उससे अधिक होती है तो वो उसमें से एक फीट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रति मीटर इसके अकॉर्डिंग एक फीट बढ़ता चला जाता है। फिर नियम 79 के अकॉर्डिंग निम्न व मध्यम वोल्टेज की ओवरहेड लाइनों में किसी भवन को या छत को पार कर रहे तो उसके कितनी दूरी रखनी चाहिए। अगर समतल छत या खुला छज्जा है तो बारामदा है तो उसमें कितनी हमें हाइट रखनी है। सबसे निचले वाले चालक की न्यूनतम ऊंचाई जो होती है, जैसे कि 1 2 3 4 हो गए तो ये सबसे नीचे वाला न्यूनतम हो गया, इसकी हाइट कम से कम छत या छज्जे से 8 फीट ऊपर होनी चाहिए, मतलब 2.24 मीटर ऊपर होनी चाहिए। या भवन से क्षैतिज का मतलब हमारा इधर भवन है, इन दोनों के बीच में ऐसी दूरी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1.219 मीटर या 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। मतलब अगर ये भवन है, इधर से लाइन जा रही है, तब इनके बीच में 2.19 मीटर रखनी चाहिए या 4 फीट रखनी चाहिए। या ऊपर से जा रही है तो सबसे नीचे वाले वायर, ये वाला सबसे नीचे वाला वायर हो गया, ये वाला, तो इसके बीच में 8 मीटर की दूरी, 8 फीट की दूरी होनी चाहिए। ऊंची छत के लिए क्या करना चाहिए, ऊंची छत के लिए अभी वही प्रोसेस रखनी चाहिए, भवन के क्षैतिज में 4 मीटर और निचले से 8 मीटर होनी चाहिए। फिर रूल 80 के अकॉर्डिंग उच्च तथा उच्च वोल्टेज सिरों पर लाइन में भवन और छत से कितनी दूरी होनी चाहिए। जो भवन की ऊंचाई होनी चाहिए वो अगर 33 kV है तो 12 फीट, अगर या 3.6 मीटर, उसका कुछ अंश है तो 3.6 मीटर या 13 फीट, ऐसे एक फीट बढ़ता चला गया। भवन से लाइन की क्षैतिज, मतलब क्षैतिज में कैसी दूरी होनी चाहिए, 11 kV है तो 4 फीट, 11 से 33 kV है तो 6 फीट, या 33 kV से ज़्यादा हो रही है, एक kV बढ़ रही है, कुछ अंश के अतिरिक्त होता है तो उसकी दूरी क्या होती है, प्रति 33 kV में इतने मीटर बढ़ती चली जाती है, तो 1 फीट इतना बढ़ जाएगा। फिर नियम 85 के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है विद्युत वितरण या विद्युत ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दो खंभों के बीच की दूरी 67 मीटर होनी चाहिए या 220 फुट होनी चाहिए। जो ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त टावर की हाइट क्या होती है, उनकी बढ़ती चली जाती है, 300 मीटर होती है, 400 500 मीटर तक बढ़ती चली जाती है। जो नियम होता है, नियम के 88 के अकॉर्डिंग विद्युत वितरण या ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त गाइडिंग तार ट्रिप आदि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 650 किलोग्राम से कम नहीं, 35 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई वायर उसमें टूट कर गिरता है तो उसमें उतना ही तन्यता होनी चाहिए।